हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इससे पहले 3 लेक्चर हमने इस पे प्रिपेयर किए हैं। उन 3 लेक्चर्स में हमने चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, और आपकी चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जैसे कि आपकी एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन। और उसके अलावा हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, राइट। उसके अलावा हमने पढ़ा था पिछले 3 लेक्चर्स में कूलम्स लॉ तक। तो कूलम्स लॉ जैसा कि आपको पता है, इट गिव्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर इन वैक्यूम, राइट। आज हम पढ़ेंगे इसमें अपना एनसीईआरटी से बेसिकली टॉपिक नंबर 1.6। आज हम पढ़ेंगे इसमें टॉपिक नंबर 1.6 एनसीईआरटी में। तो 1.6 हमारा क्या है टॉपिक? 1.6 हमारे पास है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है जी। तो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस हमको पढ़ना है। अब देखिए, कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हमारे पास दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच की फोर्स हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअली, वेरी इजी, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक चार्ज हमारे पास ये था, मान लीजिए इसकी मैग्नीट्यूड Q1 है, एक चार्ज हमारे पास ये है, उसकी मैग्नीट्यूड Q2 है, और दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस आपको पता है R है, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स ऑन 1/2, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, एंड फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये भी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें। और साइन अपोजिट होगा। अब मान लीजिए इसमें Q1 हमारे पास है जो चार्ज पार्टिकल, और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये जो चार्ज है इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, और इस पे जो डायरेक्शन होगी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों फोर्सेस पे लगेंगी और हम कूलम लॉ का यूज करके इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में भी मैंने आपको समझाया था कि कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। देखिए, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम इस बेसिकली इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन को अगर मान लो कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, अब उस वेक्टर को मैं मान लेता हूं, मान लीजिए R12, ठीक है, या आप ये कहो R12 मतलब एनसीईआरटी की नोटेशन अगर यूज करें तो इसको कहा गया है, इस वेक्टर को कहा गया है R21, मतलब 1 से 2 की तरफ ऐसे इसमें पढ़ा जाता है। एनी हाउ, अगर ये ऐसा कोई वेक्टर है यहाँ पे, तो इसका यूनिट वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा R21 कैप, ठीक है ना। और इधर से मैं Q2 से Q2 से Q1 की तरफ अगर आ रहे हैं, तो इस यहाँ पे इस वेक्टर को R12 मान लिया गया है, तो इसका यूनिट वेक्टर जो बनेगा R12 कैप, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा R21 कैप और यहाँ पे लिखा जाएगा R12 कैप, ठीक है। ये तो केवल नोटेशन है लिखने की, इसमें कोई इशू नहीं। तो ये वेक्टर फॉर्म में भी हमारा, आप देखिए तो हम कूलम्स लॉ को लिख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा था। बेसिकली क्या होता है, कूलम्स लॉ की इक्वेशन लिखी थी और कूलम्स लॉ को हमने वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस टॉपिक को हमें स्टडी करना है, जिसका नाम है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या जिसका नाम है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक से ज्यादा मल्टीपल चार्जेस होंगे, सॉरी,
मल्टीपल मीन्स मल्टीपल। तो हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं, उन पर हमें फोर्स निकालनी है। तो वो क्या मेथड होगा और उसमें हमें किस किस चीज की जरूरत होगी, वो आज हमें डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, तो इसको निकालने का तरीका क्या है और मेथड क्या कहता है, इसको हमें समझना है आज। तो आइए हम डिटेल में इसको समझें कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कैसे निकाली जाती है। राइट, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कैसे निकाली जाती हैं। तो देखिए, जब हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस होंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं तो कैसे इसको निकाला जाए। ठीक है, अब होता क्या है कि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। राइट, तो उसको जब हम एडिशन करना पड़ेगा हमको, तो वेक्टर लॉस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट हमारे पास आती है कि एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है ना, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। हमें करना क्या है, अगर हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस लगा रहे हैं तो इस प्रिंसिपल का भी वहां पर रोल होता है। ठीक है, करना क्या है, देखिए यहां पर हमारे पास जो स्थिति है, देखिए फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसको मैं यहां पर थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, राइट, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल मल्टीपल चार्जेस। ठीक है ना। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली क्या कहता है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अब मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ है। देखिए एक सिंपल सिस्टम से हम शुरू करते हैं, तीन चार्जेस के, है ना। अब मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q1। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक चार्ज है, मान लीजिए उसके बाद मान लीजिए Q2 कोई यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है सपोज, और एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q3। ये तीन चार्ज मेरे पास गिवन है। अब मान लो हमें निकालना है फोर्स ऑन थर्ड, नेट फोर्स, ओवरऑल फोर्स, इस वाले चार्ज पे हमको फोर्स निकालनी है। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ये जो Q1 पार्टिकल है, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ध्यान रखिएगा। जो Q1 पार्टिकल है ये इस पे फोर्स लगाएगा, और कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा था किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा, बेसिकली द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, है ना, मैंने आपको बताया था। तो अब मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूं पॉजिटिव है सारे चार्जेस, तो ये इस डायरेक्शन में इसको रेपल करेगा, फोर्स लगाएगा। और इस फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ठीक है, एक फोर्स ये इस तरह से लग रही है। सिमिलरली अब Q2 को थोड़ा सा हम ऐसे दिखा देते हैं जिससे डायग्राम बनने में इजी हो। तो Q2 मान लीजिए आपका यहां पर है। ठीक है, अब Q2 क्या करेगा, वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, Q2 भी इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब देखिए ऐसा करने पे क्या होगा, अब मान लीजिए ये पार्टिकल, अब ये फोर्स लगाएगा, ये भी टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टुवर्ड टू द अलोंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q2 एंड Q3, है ना। तो ये भी एक फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स को हमने कहा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है ना। तो अब अल्टीमेटली हमें करना क्या है, अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे चार्ज 1 ने यहाँ पर फोर्स लगाई F13, मतलब चार्ज 1 ने चार्ज 3 पर फोर्स लगाई, उसको हमने रिप्रेजेंट किया कि फोर्स ऑन 3 गिवन बाई 1। ठीक है ना, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, और इसको लिखा फोर्स ऑन, ये आएगा आपका, सॉरी, फोर्स ऑन 3,
फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, यानी इसकी वजह से यहां पर लगने वाली फोर्स। तो इस प्रकार से हमने रिप्रेजेंट किया कि भाई फोर्स जो लग रही है यहां पर कौन कौन लगा रहा है इस पे, और कितनी कितनी फोर्स यहां पर लग रही है। ठीक है ना, कौन कौन लगा रहा है, कितनी कितनी फोर्स यहां पर लग रही है। अब देखिए क्या है, आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इस इंडिविजुअल चार्ज ने भी यहां पर फोर्स लगाई, इस इंडिविजुअल चार्ज ने भी इस पर फोर्स लगाई, तो यहां पर क्या हो रहा है, दो फोर्सेस इस पे एक्चुअली लग रही हैं। अब अगर हमें ये निकालना हो, तो अगर हमें यहाँ पे ये फाइनली कैलकुलेट करना हो कि इस पे कितनी नेट फोर्स लगेगी इस पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा, क्योंकि स्केलरली तो इसको ऐड किया नहीं जा सकता। तो अगर नेट फोर्स इस पे लगानी है, या टोटल फोर्स कह लो, तो नेट फोर्स अगर इस पार्टिकल पर लगानी है, निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा। यानी अगर मैं लिखना चाहूं फोर्स ऑन 3 फाइनली, या नेट फोर्स है ना, जो भी है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा फोर्स ऑन 3 बाई 1 प्लस फोर्स ऑन 3 बाई 2। तो ये नेट फोर्स हमारी आ जाएगी। वेक्टर सम अगर मैं कर दूं तो नेट फोर्स, मैं इसको नेट ही कर देता हूं, नेट फोर्स या टोटल फोर्स बेसिकली, या टोटल फोर्स भी आप इसको कह सकते हो, या टोटल फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो यानी कि ये मेरे पास ऐसा सिस्टम था जिसमें 3 चार्ज पार्टिकल थे। देखिए इस सिस्टम में हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल है, कौन कौन से, एक हमारे पास Q1 है, एक हमारे पास Q2 है, और एक हमारे पास Q3 है। ठीक, तो अब Q2 ने क्या करा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q2 एंड Q3 फोर्स लगाई। Q1 ने क्या करा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q3 फोर्स लगाई। अब ये दो अलग अलग डायरेक्शन में यहां पर फोर्स लगी, ये अलग अलग डायरेक्शन में यहां पर फोर्स लगी। ठीक है, तो अब दो फोर्सेस क्योंकि इस पे लगी, हमें टोटल फोर्स इस पार्टिकल पर निकालनी है, तो क्या होगा, टोटल फोर्स का फॉर्मूला इस तरीके से आएगा कि टोटल फोर्स जो है वेक्टर सम के बराबर होगा। किसके किसके, जितनी फोर्स इस पे चार्ज 1 ने लगाई और जितनी फोर्स इसने चार्ज 2 पर लगाई। अब इसी में जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस on that charge due to other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. ठीक है ना, तो ध्यान रखो किसी भी चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, ये क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्जेस ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम, और इंडिविजुअल फोर्सेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन भी कर दे रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट दी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बहुत यूजफुल है क्योंकि मल्टीपल चार्जेस की बहुत सारे सिस्टम आपके पास आएंगे। तो एक बार मैं डेफिनेशन फॉर द सेक लिख देता हूं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या आएगा, देखिए फोर्स ऑन एनी चार्ज, याद रखिएगा, फोर्स ऑन any charge, force on any charge due to a number of other charges, due to a number of other charges, due to a number of other charges is the vector sum, is the vector sum of all the forces, all the forces, vector sum of all the forces on that charge, on that charge due to other charges, due to other charges, right, due to other charges taken one at a time, taken
one at a time, taken one at a time, the individual forces are unaffected. The individual forces are unaffected. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. Due to the presence of अदर चार्जेस। ठीक है, तो ये हमारे पास है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमें क्या बताया गया है, देखिए यहां से ये स्टार्ट हो रहा है। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह रहा है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पे फोर्स निकालनी है ड्यू टू किसकी वजह से, नंबर ऑफ चार्जेस, अदर चार्जेस, बहुत सारे अदर चार्जेस की वजह से। वो कैसे निकाला जाएगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। जितनी अभी मैंने जैसे आपको बताया Q3 पे दो फोर्स लग रही थी तो उनका वेक्टर सम करना था, तो वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। उस चार्ज पे लगने वाली जितनी फोर्सेज हैं, एक है, दो है, तीन है, उन सभी का वेक्टर सम कर देना है ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। टेकन वन एट ए टाइम, ठीक है, टेकन वन एट ए टाइम मतलब एक एक करके। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जो इंडिविजुअल फोर्सेज है, जैसे Q1 ने Q2 पे कोई फोर्स लगाई, फिर Q3 ने Q2 पे लगाई, फिर Q4 ने Q2, बहुत सारे इंडिविजुअल फोर्सेज है वो अनअफेक्टेड रहती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जो और चार्जेस विसिबिलिटी में होने के बावजूद वो अनअफेक्टेड रहेंगी। तो ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली यही कहता है कि किसी भी चार्ज पर जो फोर्स निकालनी पड़ेगी हमें ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो किसी भी चार्ज पे अगर हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है कि जो फोर्स जिस भी पार्टिकल पे, जिस भी चार्ज पे हम निकाल रहे हैं, हमें क्या करना है, वेक्टर सम कर देना है अपॉन द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज टेकन वन एट ए टाइम। ठीक है, वेक्टर सम कर देना है, बस सिंपल सा क्या है। अच्छा, अब आप लोग फोर्स कैसे निकालोगे किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, मान लीजिए कोई सिस्टम ऑफ आपके पास है, कोई सिस्टम है जिसमें 3-4 चार्जेस हैं आपके पास, तो क्या करोगे, जिस भी चार्ज पे आपको फोर्स निकालनी है बाकी चार्जेस से आप फोर्सेस सारी लिखोगे और उसका वेक्टर सम आपको करना होगा। ठीक है ना, जिस भी चार्ज से आपको निकालनी है आपको क्या करना होगा, सारी फोर्सेस लिखोगे। फोर्स लिखने का तरीका आपको स्केलर फॉर्म में भी मैंने बताया है और वेक्टर फॉर्म में बताया है। तो सबसे पहले फोर्स लिखेंगे कूलम्स लॉ का यूज करके, कूलम्स लॉ का यूज करके हम फोर्स लिखेंगे और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वेक्टर सम करेंगे। अब जो बात आती है वो ये आती है कि क्या आप लोग वेक्टर सम कर लोगे, है ना, क्योंकि देखो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक से ज्यादा फोर्स लगेंगी किसी पे, है ना, मान लो बहुत सारे चार्ज है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का और कूलम्स लॉ का यूज होगा। जैसे कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है तो आप क्या करेंगे, कोई भी दो है या दो से ज्यादा है, मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम है, तो फोर्सेस लिख लेंगे, उसके वेक्टर सम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर सम कैसे किया जाता है, ईदर बाय यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या फिर क्या करते हैं वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं कंपोनेंट वाइज, फिर कंपोनेंट वाइज उनको ऐड किया जाता है। ठीक है, कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको कंपोनेंट वाइज ही
ऐड किया जाता है। तो देखिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं है। अब वेक्टर सम करने के लिए देखिए, आपको मैंने बताया ही कि अल्टीमेटली क्या होगा, सभी चार्जेस का हमें जो फोर्सेस लग रही है उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, और उससे पहले एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपको बता दूं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। अब मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज मेरे पास मल्टीपल चार्जेस है ना। अब होगा क्या, मान लीजिए कोई चार्ज हमारे पास रखा हुआ है Q1, ठीक है, Q1 होप आपको दिख रहा होगा। कोई चार्ज है मेरे पास सपोज Q1, ठीक है, Q1 मेरे पास कोई चार्ज है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर Q2 चार्ज भी है, Q3 चार्ज भी है, Q4 चार्ज भी है, Q5 चार्ज भी है, इसी प्रकार से आपका Q6 भी चार्ज है, और ऐसे ऐसे करते करते एन Qn चार्ज तक हमारे पास चार्ज है। तो मान लीजिए ये वाला जो आप चार्ज पार्टिकल देख रहे हो, इस पे हमको फोर्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मान लीजिए Q2 की वजह से निकालनी है, तो सबसे पहले तो आपको पता लाइन से ज्वाइन करेंगे उसको, और अलोंग, अब पॉजिटिव है तो दिस वे इस पे लगेगी, तो इसको कहा जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वेक्टर हो गया। 3 के लिए निकालोगे तो क्या करोगे, इसको भी जोड़ोगे, है ना, इसको ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये फोर्स आ गई, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक है। अब मान लीजिए 4 है, तो 4 के लिए क्या करेंगे, फिर से लाइन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकली ध्यान रखिएगा। और ये मान लो आ गई फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, ये स्ट्रेट होगी, थोड़ा सा आपको कर्व लग रहा है, दिस इज स्ट्रेट बेसिकली, है ना, दिस इज स्ट्रेट, दिस इज लाइक दिस, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। उसके बाद मान लीजिए फिफ्थ चार्ज है, फिफ्थ चार्ज के लिए क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फिफ्थ चार्ज, ठीक है ना। ऐसे ही करते Q6 के लिए भी करेंगे, मान लीजिए ये है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 6 चार्ज, और ऐसे करते करते अल्टीमेटली nth चार्ज तक आए हम। तो हमें क्या करना है, इसको भी इसी प्रकार से ज्वाइन कर देना है, तो ये लिखा जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू n चार्ज। अब देखिए मल्टीपल चार्जेस का ये सिस्टम बन गया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, तो एक चार्ज है हमारे पास Q1, और उसकी विसिनिटी में बहुत सारे चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। Q1 के बगल में Q2 भी रखा है, Q3 भी रखा है, Q4 भी रखा है, Q5 भी रखा है, Q6 भी रखा है, ऐसे करते करते nth चार्ज तक रखा हुआ है। तो हमने क्या किया, इस चार्ज पे इन सभी की वजह से फोर्स को लिख दिया। अच्छा, ये वैल्यू आप फोर्स की कैसे निकालोगे, कूलम्स लॉ से सिंपल, आपको ये डिस्टेंस देखना है k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में, तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में लिख देना है। तो अगर कोई कहे टोटल फोर्स क्या है, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, force on 1 due to 4, force on 1 due to 5, and like that force on 1 due to n। अब देखिए ये जो लिखा है ना, ये स्टेटमेंट कह रही है कि वेक्टर सम निकालना पड़ेगा आपको, है ना, सारी फोर्सेस का, मतलब जैसे नेट फोर्स निकाल रहे हो 1 पे, तो 1 पे 2 ने कितनी फोर्स लगाई, 3 ने कितनी फोर्स लगाई, 4 ने कितनी फोर्स लगाई, 5 ने कितनी फोर्स लगाई, और nth चार्ज ने कितनी फोर्स लगाई। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, अगर एक से ज्यादा चार्ज आपके पास आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में भी आएंगे, और उसके अलावा मेंस का जैसे आपका एग्जाम हुआ या एडवांस का हुआ उसमें भी आएंगे, ठीक है ना, नीट में भी आएंगे। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे, अब मान लो कोई सिस्टम आपको दे दिया जाए सिंपल सा, है ना, इस पे मल्टीपल चार्जेस हो, और आपसे कहा जाए कि भाई फोर्स निकालो किसी पर्टिकुलर चार्ज पे, तो क्या करेंगे उसमें, स्टेप 1 ये है कि पहले फोर्स लिखेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ, ठीक है ना, हमें डिस्टेंस देख के फोर्स लिखनी होगी यूजिंग कूलम्स लॉ, नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 हमें क्या करना होगा, नंबर 2 हमें क्या करना होगा, फिर ये देखना होगा उसमें कि हमारे पास जो है, उसमें क्या करना होगा हमारे पास,
हमें ये देखना होगा कि बेसिकली जितनी भी फोर्सेस आ गई हैं उनका वेक्टर सम करना होगा। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। तो इसी संदर्भ में हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि जब मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम आएगा तो याद रखना है, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इतना ही कहता है कि किसी भी चार्ज पे अगर आपको फोर्स निकालनी हो तो सभी चार्जेस की वजह से फोर्स को लिख लेना है और फिर उसका वेक्टर सम कर देना है। ठीक है ना। तो अब एक हम एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी ही, और उसके अलावा मल्टीपल चार्जेस के तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ध्यान करो तो कई बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एक सवाल मैं लेता हूं, इसमें क्या है कि मल्टीपल चार्जेस का ही सिस्टम है और इसमें पूछा गया है फोर्स कितनी होगी। तो ये अपना एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 1.5 है। एग्जाम्पल नंबर 1.5 है। इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें क्या किया गया है, कहता है कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3, है ना। अब देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, एक ट्रायंगल जैसा सिस्टम बनाया। देखिए ये ट्रायंगल जैसा सिस्टम एक बना लिया यहाँ पर, ये ट्रायंगल हो गया आपके पास। ठीक है, और एक चार्ज यहां पर रखा Q1, दूसरा चार्ज यहां पर रखा Q2, Q2, और एक चार्ज यहां पर रखा Q3। ठीक है, और इसके सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रख दिया गया। सेंट्रॉइड आपको पता है जहां मीडियंस मीट करती हैं, और ये मीडियंस या जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को 2:1 में डिवाइड भी करता है। तो ये चार्ज हो गया Q। ठीक है, और इसकी साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की दी हुई है हमारे पास L। इसकी साइड्स हमारे पास दी गई हैं L। ठीक है, और सभी चार्जेस का साइन सेम है, तो मान लीजिए पॉजिटिव मान लेते हैं। और ये कह रहा है Q1 Q2 Q3, है ना, सब Q के बराबर है। तो Q1 Q2 Q3 ऑल आर इक्वल एंड इक्वल टू। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज फोर्स ऑन ए चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड, है ना। फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड। ठीक है, चलिए तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, उसके वर्टिसेस यानी उसके कोनों पर चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है ना, उसके कोनों पर चार्ज रखे हुए हैं। सबसे ऊपर आप देखिए Q1 चार्ज रखा हुआ है, फिर Q2 चार्ज रखा हुआ है, फिर Q3 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है ना, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि Q1 Q2 Q3 ये सब बराबर है, और ये किसके इक्वल है, Q के बराबर है। तो आपको यहां पर क्या निकालना है, आपको निकालना है फोर्स ऑन चार्ज Q। जो सेंट्रॉइड पे आप चार्ज देख रहे हो उस पे फोर्स निकालनी है ना, उस पे फोर्स निकालनी है आपको, प्लेस डेट सेंट्रॉइड। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, फोर्स निकालेंगे कैसे। देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है। देखो तीन चार्ज है यहाँ पे, ये ऊपर Q1 है आपका, इधर आपका Q2 है, इधर आपका Q2 रखा हुआ है। ठीक है, इधर आपका Q3 चार्ज रखा हुआ है। तो अब इस पर जो फोर्स कौन लगाएगा, Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा। ठीक है ना, तो तीनों को फोर्स को यहाँ पे दिखा के, तीनों फोर्स को यहाँ पे दिखा के हमें क्या करना होगा, फिर वेक्टर सम उसका लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये Q चार्ज है, ध्यान रखिएगा। तो अब Q2 इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अगर आप देखो कूलम्ब लॉ से निकालना है आपको। ठीक है ना, अब ये क्या होगा, ऐसे फोर्स इस पे लगेगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2। ठीक है ना, Q3 भी कैसे फोर्स लगाएगा, ये Q3 ने फोर्स लगा दी, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 3, और Q1 भी लगाएगा।
तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1। तो आप देखो तीन फोर्सेस इस पे लग रही हैं, है ना। एक 1 भी लगा रहा है, 2 भी लगा रहा है, 3 भी लगा रहा है, और डायरेक्शन आप देख लो, है ना, टू टूवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, रिपल्शन रिपल्शन रिपल्शन। तो अब भैया क्या करोगे, पहले तो फोर्स की वैल्यू निकालो, फोर्स लग कितनी रही है, ठीक है ना। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स मान लो कोई भी फोर्स आप निकाल लो, मान लो आप Q ये निकाल लो, फोर्स ऑन Q, फोर्स Q2 निकाल लो सपोज। फोर्स Q2 का मतलब हो गया कि ये जो 2 वाला चार्ज पार्टिकल है, ये इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, जो सेंट्रॉइड पे चार्ज रखा है। जो आपका Q2 वाला चार्ज पार्टिकल है, वो सेंट्रॉइड पे रखे चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है, एग्जर्ट कर रहा है, वो हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे देखिए, कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। तो K इंटू चार्ज, पहला चार्ज कितना है Q2, और ये तीनों चार्ज आपको मैंने बताया Q के बराबर है, इंटू दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, है ना, कितनी दूरी है दोनों के बीच में। अब मान लीजिए R है फॉर एग्जांपल, तो R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर, राइट। अब ये R की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं। देखो ये क्या है बेसिकली हमारा, वैसे अगर बिल्कुल सिमेट्री से चलोगे तो R की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये एंगल टोटल 60 था तो ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा L है तो ये L/2 है। अब R कैसे निकालोगे, B/H यानी L/2 डिवाइडेड बाई R इज cos 30 डिग्री, राइट। यहां से आपकी वैल्यू R की निकल जाएगी, ठीक है ना। तो R की वैल्यू यहां से निकलेगी बेसिकली, R की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, R की वैल्यू निकलेगी L/2 cos 30 डिग्री। तो व्हाट इज cos 30 डिग्री, √3/2। तो व्हाट इज दैट, L डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके पास आ गई, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ज्योमेट्रिकली आपने यहाँ पर निकाल लिया। अब ये फोर्स आएगी कितनी, ये फोर्स आएगी Q2 इज इक्वल टू KQQ डिवाइडेड बाई L अपॉन √3 होल स्क्वायर। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2 इज बेसिकली 3K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। तो ये एक फोर्स आपने यहाँ पे निकाल ली। अब सिमिलरली ये तो आपने निकाला कि 2 ने फोर्स कितनी लगाई यहाँ पर, किस पर, 2 ने फोर्स, यानी यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल रखा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगी और इतनी फोर्स लगी, ठीक है, नंबर 1। अब आ जाओ सिमिलरली दूसरी के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, मैं समझाता हूं आपको। देखिए अब इसी प्रकार से जो Q3 चार्ज है वो भी फोर्स लगा रहा है FQ3 वाले, फोर्स ऑन Q/3 सिंपल, ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, ध्यान रखिएगा, है ना, डायरेक्शन की बात नहीं की, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। इसमें भी क्या होगा, KQQ/R²। तो R देखिए यहाँ पे भी वही आएगा क्योंकि उसी डिस्टेंस को हम ले रहे हैं, देखिए ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो ये भी क्या आ जाएगा 3, ये दिस थिंग। और सिमिलरली अब एक फोर्स हमारी जो बची है 1 की वजह से बची है, आई थिंक, हाँ 1 की वजह से, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1, तो ये कितनी आ जाएगी 3KQQ/L स्क्वायर, ठीक। तो तीन फोर्सेस आ गई हमारी, तीनों फोर्सेस का हमने मैग्नीट्यूड लिख लिया, ठीक है। एक फोर्स ये हो गई हमारे पास नंबर 1, ठीक है, उसके बाद सेकंड फोर्स हमारे पास ये हो गई है, और उसके बाद थर्ड फोर्स हमारे पास ये हो, ठीक है। तीनों फोर्स हमारे पास निकल गई कि कितनी कितनी फोर्स यहाँ पर लग रही है, उनका मैग्नीट्यूड हमको पता है, और डायग्राम में देखोगे तो उनकी डायरेक्शन हमको पता है। अब अल्टीमेटली हमें यहाँ पर क्या निकालना है बेसिकली, अब हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि जो चार्ज आपका सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है, यानी कैपिटल Q चार्ज, जो चार्ज आपका सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है यानी कि कैपिटल Q चार्ज, उस पे कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है ना।
आपका जो चार्ज सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है कैपिटल क्यू, उस पे कितनी फोर्स लग रही है, ये हमको यहां पर निकाल लेना है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, देखिए इसको मैं रब ऑफ कर दे रहा हूं फिलहाल। देखिए अब यहां पर क्या है, या तो आप एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन करके दिखाओ, है ना, कि कितना कितना यहां पर निकलता है, और या सिंपल ज्योमेट्रिकली भी इसको देख सकते हो। देखो भाई, अगर ज्योमेट्रिकली देखोगे आप, हमारे पास जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, एक फोर्स आपके ऊपर ऐसे लग रही है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू आप देखो सेम है, तो एफ आप मान लो। एक फोर्स ये आपके सेंटर में वही बड़ा वाला चार्ज यानी कि कैपिटल क्यू रखा हुआ है, और एक फोर्स हमारे पास ऐसे लग रही है, ठीक है, वो भी सेम है। एक फोर्स हमारे पास ऐसे, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से फोर्सेस वहां पर लग रहे हैं। अब यहां पर एक चीज देखिए आप, कि अगर आप देखो ये पूरा एंगल जो है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 120 डिग्री का एंगल है बेसिकली। ये एंगल भी वही है सेम, और ये एंगल भी वही है। तो बेसिकली स्टैटिक्स में अगर आपने थ्योरम पढ़ी हो तो उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है, तो जीरो फोर्स इस पे आएगी, है ना। ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, क्योंकि लैमीज थ्योरम अगर आपने पढ़ी हो तो उसके हिसाब से भी देखोगे तो एक फोर्स यहां लग रही है, एक फोर्स यहां लग रही है, एक फोर्स यहां लग रही है, तो फोर्स अपॉन इंडिविजुअल साइन के बराबर होती है ना। जैसे F1 ये फोर्स लोगी तो इसका अपोजिट एंगल, ये फोर्स लोगे तो इसका अपोजिट एंगल, ये फोर्स लोगे इसका अपोजिट एंगल। फिर भी मैं आपको इसको एनालिटिकली भी करके दिखा देता हूं कि फोर्स आएगी कितनी, ठीक है ना। अब जैसे कि आप देखो, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमारे पास दो वेक्टर के लिए आपको पता इक्वेशन होती है, उससे निकालूं तो उससे भी निकल जाएगा, और कंपोनेंट वाइज भी निकाल सकता हूं। देखो कंपोनेंट कैसे बनेंगे, यहां पे आप एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है, यहां पर एक्सिस आप ड्रॉ कर लो, राइट, सीधी। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 90 डिग्री, है ना, क्योंकि पूरा 120 था, तो बेटा ये 30 डिग्री हो गया, और ये यहां पर कितना हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। ऑलराइट, तो कई तरीके से इसको आप प्रूव कर सकते हो। अब देखो, ये यहां पर एक फोर्स लग रही है, यहां पर एक फोर्स लग रही है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, अगर आप निकालोगे तो ये आएगा बेटा एफ कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना, एफ कॉस 30 डिग्री, ये आएगा एफ कॉस 30 डिग्री। और यहां से एफ का इधर क्या कंपोनेंट आएगा, बेसिकली इधर देखिए, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपका आएगा एफ कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और इधर क्या कंपोनेंट आएगा, एफ साइन 30 डिग्री। और दूसरा देखो, इसका इधर कंपोनेंट एफ साइन 30 डिग्री आ गया। फिर ये वाली फोर्स हमारे पास आई, इसका भी कंपोनेंट आप लिखेंगे तो डेट इज ऑल्सो एफ साइन 30 डिग्री। अब आप एक चीज देखिए, आपने इस फोर्स को और इस फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे हो, दोनों इक्वल है, अपोजिट है, ये आपके एलिमिनेट हो गए, जीरो हो गए, बैलेंस हो गए। अब वर्टिकल से वर्टिकल को मिलाओ, देखो एफ साइन 30 डिग्री और एफ साइन 30 डिग्री को जोड़ो, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो f/2 प्लस f/2 विच इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे भी एक्चुअली नेट फोर्स कितनी आ रही है, यहाँ भी एफ आ रही है, और ऊपर कितनी है, तो देयरफॉर इस पार्टिकल पर फोर्स कितनी हो गई, जी, ठीक है। तो यहां पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। यहां पर जो सेंट्रॉइड पे हमारा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, उस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, यानी कि उस पे फोर्स है जीरो, उस पे फोर्स है आपकी जीरो, राइट। अब आप देखिए इसमें कि अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है ना, एक वेक्टर है बी वेक्टर, और दोनों किसी पॉइंट पर ये वेक्टर लग रहे हैं, और दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए है थीटा। एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर,
दोनों के बीच में एंगल है आपका थीटा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम लॉ में भी पढ़ा है और ट्रायंगल लॉ में भी पढ़ा है। तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते थे? रिजल्टेंट बेसिकली हम निकालते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आई होप आपको ये याद होगा, ये 11th क्लास में जो हमारा एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो एक टॉपिक है, उसका नाम है मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन में क्या था कि दो वेक्टर अगर गिवन है और उनके बीच का एंगल थीटा गिवन है, तो रिजल्टेंट जो निकलेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ दो ही तो वेक्टर है, तीसरे को नहीं लेंगे इसमें, केवल दो वेक्टर को अभी फिलहाल लिया हमने, उसका रिजल्टेंट निकाल के फिर कंपैरिजन कर सकते हो। और देखो इसमें क्या है बेसिकली, अगर आप ध्यान दो तो एफ ही आएगी ये फोर्स, क्योंकि कॉस देखो 120 डिग्री बनेगा यहाँ पर। कॉस जो है बेसिकली 120 डिग्री बनेगा दोनों एफ और एफ के बीच में, वो -1/2 के बराबर होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो होगा क्या, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू -1/2। तो 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यही आपकी फोर्स यहाँ पे एफ आ जाएगी। तो देखिए एक बात हमको ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से आप एक चीज समझने की कोशिश करो, ये भी एक लर्निंग एक्सरसाइज ही है। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान दो तो एक चीज समझ में आती है यहाँ पर, और वो क्या है, वो ये है कि जैसे मल्टीपल चार्ज का जब आपके पास सिस्टम होगा तो आप क्या करोगे, कोई भी एक चार्ज लिया और बाकी जितने भी चार्जेस हैं उससे फोर्स लिखी, फोर्स आप लिख दोगे के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, सिंपल। अब जो आर है इसमें वो हो सकता है आपको निकालना पड़े, जैसे यहाँ की हमने निकाला था आपका L/√3, वो ज्योमेट्रिकली या ट्रिग्नोमेट्रिकली आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो कितनी ब्यूटी है प्रॉब्लम में, सारी चीज यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है, हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पता लग गया कि भाई किसी पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्सेस लग रही हैं, अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टोरियली उनको ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें दो तीन चीजें आपको आनी चाहिए, एक तो वेक्टर समेशन करना आना चाहिए, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है ना, चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ हो या फिर आपका ट्रायंगल लॉ, जिस भी मेथड से आप जोड़ते हैं। और सबसे इजी मैंने देखा इन प्रॉब्लम्स में क्या रहता है कि अगर हम मान लो वो डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरह का, तो वो दो फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होता है, वो नहीं यूज करना चाहते, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो 5-6 फोर्सेस लग रही हैं उस चार्ज पार्टिकल पे, तो हम क्या कर सकते हैं, उन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, है ना, उन सभी फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। फिर वर्टिकल कंपोनेंट को सीधा जोड़ सकते हो, डायरेक्शन सेम है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देख लो सीधा जुड़ रहे हैं, तो उसके बाद आपकी नेट फोर्स अपने आप आ जाएगी। तो ये सबसे काफी प्रॉब्लम्स में यूज होता है। देखो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो है वो भी एक मेथड है सॉल्यूशन का ही। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम होगा हमारे पास, तो हमें कुलम्स लॉ का यूज करके सबसे पहले तो फोर्सेस लिख देनी है कि कितनी कितनी फोर्स लग रही है, और उसके बाद मान लो फोर्स लिखने के लिए आपको आर की जरूरत पड़ रही है तो कोई बात नहीं, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। और उसके बाद आपको वेक्टर समेशन करना है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल, और इससे रिलेटेड तो बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे तरह तरह के अरेंजमेंट होंगे, कहीं रेक्टेंगल पर चार्ज लगा देंगे, कहीं स्क्वायर पे चार्ज लगा देंगे, है ना, ट्रायंगल पे चार्ज लगा देंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें किए जा सकते हैं। लेकिन लेकिन बच्चों लॉजिक सब में सेम रहेगा, ठीक ना, लॉजिक में डिफरेंस नहीं है। तो अगर एक बार आपको अच्छे से ये समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है ना, और कूलम्ब लॉ से फोर्सेस लिखनी कैसे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है और कूलम्ब लॉ से फोर्सेस लिखनी कैसे हैं, फिर वेक्टर समेशन करना है आपको फोर्सेस का, एंड यू विल गेट द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन पार्टिकल। टोटल कह लो या नेट कह लो, इस प्रकार से आपको
मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ये। ये कहता है, अब ये हमारा एग्जांपल 1.6 है एनसीईआरटी में ही, फोर्सेज ऑन मल्टीपल चार्जेस वाले टॉपिक में ही एग्जांपल 1.6। देखिए इसमें कह रहा है कि कंसीडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू। तो तीन इन्होंने चार्ज ले लिए हैं, यहां भी एक ट्रायंगल ही बनाया बेसिकली। ये ट्रायंगल है, ये आपके पास ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है, सबसे ऊपर रख दिया माइनस क्यू चार्ज, इधर रख दिया है क्यू चार्ज ए पर, है ना। इसको ए मान बोला इन्होंने, इसको ए नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है, इसको सी। तो सी पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया है, ए पर क्यू चार्ज रख दिया है, और बी पर इन्होंने भी क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, और ये कहा गया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये कहना चाह रहे हैं कि फाइंड द व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, केवल इतना पूछा है। हालांकि फोर्स अगर देखिए, फोर्स अगर पूछी जाएगी तो यू नो दैट कि आपको जो है बेसिकली इसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, है ना। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इन्होंने तो डायरेक्ट फोर्स ही पूछा है, तो ईच चार्ज पे पूछा है, तो यहाँ नेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि पड़ेगी बताइए, बिल्कुल पड़ेगी। देखिए, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी फोर्सेस पे चार्ज कितनी होगी। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो ये वाला चार्ज ले लो जो सी पर है, आप देख रहे हो आप लोग। अब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड मुझे नहीं मालूम, मान लो एल आप मान लेते हो, तो ये भी साइड एल हो गई, ये भी साइड यहाँ पर एल हो गई। ठीक है ना। तो अब ये वाला चार्ज जो आप देख रहे हो, ए पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला चार्ज इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, यू नो दैट। ठीक है ना, लाइन ज्वाइनिंग याद रखो, कूलम्स लॉ में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही लगता है। और ये सेकंड, दिस विल आल्सो गोइंग टू, ये भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, राइट, ये भी इस डायरेक्शन में लगाएगा। और आपको पता है ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ऑफ कोर्स 60 डिग्री होगा। अब फोर्स निकालनी है, कुछ भी नहीं करना। कितनी निकलेगी भाई, सबसे पहले ये देख लो, ए पर जो चार्ज रखा है उसने कितनी लगाई फोर्स, जो ए पर चार्ज, फोर्स ड्यू टू ए कह रहा हूं मैं, फोर्स ड्यू टू ए कितनी लगाएगा, के, है ना। एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, रुकिए रुकिए रुकिए, माइनस चार्ज है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड। तो ये जो फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ लगाएगा, ये भी अंदर की, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 60 डिग्री एंगल, क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को, अपोजिट नेचर के चार्जेस। तो कितना फोर्स निकलेगा, देखिए ये कितना लगाएगा, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। याद रखिए मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, इसलिए माइनस नहीं लिख रहा हूं। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर हमारा एल है, तो ये कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और सिमिलरली ये भी सेम फोर्स लगाएगा क्योंकि डिस्टेंस वही है, तो फोर्स ड्यू टू बी कितना आ जाएगा, सेम, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, राइट, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो जितनी फोर्स ए लगा रहा है उतनी ही बी लगा रहा है। डायरेक्शन आप देख रहे हो, तो अगर इस फोर्स को आप एफ कहोगे तो इस फोर्स को क्या कहोगे, ऑफ कोर्स एफ ही कहोगे। ठीक है, तो अब नेट फोर्स निकालने के लिए यहां सिंपल सा आप पैरेललोग्राम लॉ का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो टोटल फोर्स निकालना है अब आपको। तो टोटल फोर्स कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना, जो कि 1/2 होता है। तो टोटल फोर्स यहां पर कितनी आएगी, अगर आप कैलकुलेट करोगे
तो टोटल फोर्स विल बी 1 2 2f स्क्वायर इंटू हाफ एफ स्क्वायर 3f स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये फोर्स आ गई √3f, √3f है ना। और f हमने निकाली हुई है, तो ये बेसिकली फोर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी ये फोर्स आ जाएगी हमारे पास √3f आई है, जो भी नेट टोटल फोर्स आई है, और f की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई f, वहां पर देखिए KQ स्क्वायर बाई N स्क्वायर, राइट। तो देखिए यहां पर क्योंकि पेयर ऑफ फोर्सेस ही थे हमारे पास, यानी कि दो फोर्सेस थी, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसका वेक्टर सम सीधा सीधा कर लिया, है ना, वेक्टर सम इसका कर लिया। ठीक है जी। अब आप देखो एक चीज ध्यान से समझना, अगर हम लोग फोर्स इस पर निकालना चाहें, इस वाले चार्ज पार्टिकल पर, तो क्या होगा। अब देखो इस चार्ज पे जब हमने फोर्स निकाली, तो इन दोनों चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया, हमने फोर्स निकाली, ठीक है। इस पर निकालोगे तो क्या होगा, इस पर जब आप निकालोगे तो इन दोनों चार्जेस की वजह से निकालो, ठीक है ना। तो देखो ये वाला चार्ज तो इसको रेपल करेगा, तो इधर फोर्स लगेगी, ठीक है ना। और ये वाला चार्ज इसको बेसिकली क्या कर रहा है, देखो ये वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है, तो ये, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप देखो यहां पर आप आओगे, इस वाले चार्ज पे क्या पोजीशन बन रही होगी। अब देखिए ये वाला चार्ज जो ऊपर आप देख रहे हो, ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करेगा, है ना, और नीचे वाला चार्ज इसको रेपल करेगा, ठीक है। तो इस पे भी मैंने ये फोर्सेज यहां पर दिखा दी है, ये वाला चार्ज क्या कर रहा है और इधर वाला चार्ज क्या कर रहा है। तो फिर से वही तरीका है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपको निकालना वही है, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द, देखिए पहले आप फोर्स अगर निकालना भी चाहोगे तो डिस्टेंस आपकी, देखिए डिस्टेंस सारी जगह आपकी कितनी लगेगी, डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस तो वही एल ही है सब में, है ना। और कूलम्स लॉ आपको लिख देना है, डिस्टेंस आपकी एल ही है और कूलम्स लॉ आपको इसमें लिख देना है। और अल्टीमेटली देखिए जब आप फोर्सेस सारे निकालोगे तो सभी फोर्सेस इसी के बराबर ही आएंगी, है ना। ऑल द फोर्सेस आर गोइंग टू बी कमिंग अबाउट टू बी √3f, जो अभी हमने यहाँ पर निकाली है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज किया और कूलम लॉ का यूज किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज किया, कूलम लॉ का यूज करते हुए ये सारी फोर्सेस निकालनी है। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर बेसिकली, कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलम्स लॉ, इनका यूज करके हम किसी भी सिस्टम में फोर्सेस फाइंड कर सकते हैं। बस उसमें कंडीशन आपकी एक ही है, आपको वेक्टर सम करना आना चाहिए। फिलहाल अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वेक्टर सम मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है, वेक्टर समेशन वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं उनको एक चीज बताता हूं। अभी हम लोग 11th क्लास की सीरीज भी चला रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी से चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं, उसमें यूनिट और डायमेंशन चल रहा है, तो उसमें वेक्टर के ऊपर मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इन द मीन टाइम, तो उसको आप देख सकते हैं। तो अब इसमें आपने जैसा कि समझा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कैसे किया जाता है। अल्टीमेटली अगर इस पूरी सिनेरियो को मैं समराइज करूं, तो मैं ये कहता हूं कि मान लो तुम्हारे पास कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उसमें चाहिए ये जो बेसिकली आप देख रहे हो ना, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस ही होता है। यहाँ 3 चार्ज हो गए, 2 चार्ज तो पेयर ऑफ चार्जेस हो गए, 3 हो गए, फिर 4 हो गए, बढ़ते गए। तो जो सिस्टम ऑफ चार्जेस की जहां पर बात आएगी बेटा, तो देखो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है। तो अल्टीमेटली यहां पर जब आपसे वो कहेगा कि फाइंड दी फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज, किसी भी चार्ज पे कह देगा, अब मान लो इसमें तीनों को लिए कह दिया था, तीनों सेम आएंगी, √3 है। अब मान लो कोई सिस्टम है या इस तरह का कोई सिस्टम है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है ना।
अब मैं आपको एक्सरसाइज के रूप में भी दे दूं या आप बुक्स में भी देखोगे मिलेगा, अगर यहाँ पे Q चार्ज रखा है, यहाँ पर Q चार्ज रखा है, यहाँ पर Q चार्ज रखा है, यहाँ पर Q चार्ज रखा है। सपोज ये एक स्क्वायर है, ये साइड L है, ये साइड L है, ये साइड L है, ये साइड L है। अब मान लो ये A है, ये B है, ये C है, D है। अब कोई आपसे पूछे कि D जो पर जो चार्ज रखा है उस पे कितनी फोर्स लगेगी, तो अगर आप इसको निकालना चाहें तो एज एक्सरसाइज इसको निकाल के प्रैक्टिस करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में आई विल बी गिविंग यू मोर क्वेश्चन ऑन दिस, और एक सबसे ब्यूटीफुल और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमने ये सब चीजें निकाली, और चाहे तो इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी टॉपिक ले सकते हैं। बेसिकली वो पेयर ऑफ चार्जेस है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ेंगे। तो देयरफॉर जरूर बताएं कि आपको कोई डाउट तो नहीं है किसी भी चीज में, और होगा नहीं, वी विल प्रिपेयर वन बाय वन। therefore थैंक यू, एंड इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।